हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ने लास्ट वीडियो देख ली होगी। उसमें मैंने यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था, ए और बी पेपर दोनों का। तो आज उस सिलेबस के रिलेटेड हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और उसमें हमने सबसे पहले मेमोरी एंड फॉरगेटिंग स्टार्ट करना है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन है, 3 लेवल ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, सेंसरी मेमोरी, जॉर्ज स्प्रिलिंग की एक एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे, चेरी का कॉकटेल पार्टी इफ़ेक्ट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, जॉर्ज मिलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए है मेमोरी के रिलेटेड वो पढ़ेंगे, हर्मन बिंगोस के बारे में पढ़ेंगे। और आपके कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स आ जाएंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाएगी। और रिट्राइवल एंड फॉरगेटिंग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले जो आपका बायोलॉजिकल बेस है, फोर्थ यूनिट आई थिंक, और उसमें सबसे पहले जो भी आपका बायोलॉजिकल बेस पूछा हुआ है, जैसे इमोशंस के साथ कौन सा पार्ट रिलेट करता है, वैसे ही अगर हम मेमोरी का स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल बेस देख लेंगे ताकि आपका वो वाला यूनिट भी साथ साथ में कंप्लीट होता जाए, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि जो फॉर्मेशन ऑफ एपिसोडिक मेमोरी होती है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? एपिसोडिक मेमोरी के लिए। अब देखो, जो लिम्बिक सिस्टम है वो ऐसे है ब्रेन में, ठीक है। ये आ गया, इसमें आपका आ जाएगा हिपोथैलेमस आएगा, थैलेमस आएगा और हिप्पोकैम्पस एमेगाडला, ये आपके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस। और वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। अब मैं आपको एक इमेज इसकी और दिखा देती हूँ। ये जैसे उधर ऐसे आ रहा है ना, तो इस इमेज को खोल के देख लेते हैं। अब देखो, हिप्पोकैम्पस कहाँ पे आ रहा है आपका? अगर आप ऐसे देखोगे, ये पार्ट आपका आ रहा है हिप्पोकैम्पस। इसके ऊपर क्या आएगा? अमेगाडला। ब्रेन स्टेम कहाँ आ गई आपकी? इधर। ये आ गया आपका सेरिबेलम। देखो, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ब्रेन का। जब मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ाया था उसमें भी बताया था, कभी कभी ये पार्ट्स अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, जैसे ऊपर से लेके इधर तक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस आपका कहाँ पे आ रहा है? ये पार्ट है आपका हिप्पोकैम्पस, ठीक है। चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया ये एक बड़ी, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले एक डेफिनेशन आ गई आपकी, किसने दी थी? ये बैडलैन 1996 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? मेमोरी टू बी डिफाइन एज ए एक्टिव सिस्टम दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल्टर इट एज इट स्टोर इट अवे एंड देन रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेमोरी है वो क्या है? एक एक्टिव सिस्टम है, जहाँ हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, और फिर हम उसको ऑल्टर करते हैं और स्टोर करते हैं। और हम उसको रिट्राइव कब करते हैं? जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं? उसको रिट्राइव करते हैं। बट एक चीज़ याद रखना कि रिट्राइव हम कहाँ से करेंगे? स्टोरेज में से, ठीक है। ये आ गई आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन की मेमोरी होती क्या है। अब आ गया 3 लेवल ऑफ मेमोरी। ये प्रोसेस है मेमोरी का। इसमें क्या आ जाएगा आपका? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। एनकोडिंग को हम पुट इट इन भी बोल सकते हैं, रिट्राइवल स्टोरेज को कीप इट इन, एंड रिट्राइवल को गेटिंग इट आउट, ठीक है। ये शॉर्टकट है, मतलब ऐसे याद रखने के लिए। अब सबसे पहले एनकोडिंग में हम क्या करते हैं? व्हेन पीपल हियर ए साउंड इट टर्न इनटू द वाइब्रेशन इन द ईयर इनटू न्यूरल मैसेज फ्रॉम ऑडिटरी नर्व which help the brain to understand and interpret the sound sensory information and convert it into the signal for the brain। सबसे पहले क्या होता है, जब आप कुछ मतलब अपने इन्वायरमेंट में से कुछ साउंड सुनते हो, ठीक है, एग्जाम्पल आई है, उससे क्या होता है? आपके ईयर में वो साउंड जाती है, वहाँ से क्या होगी? आपकी ईयर में वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन न्यूरल मैसेज के जैसे कहाँ पे जाएगी? ब्रेन में। तो ये क्या हो रहा है? एनकोडिंग में क्या हो रहा है कि आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहे हैं? ब्रेन में लेके जा रहे हैं। स्टोरेज में क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम विद एक्चुअल बी डिफरेंट लेंथ डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज। अब इधर क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन आपकी ये एनकोडिंग के थ्रू अंदर आई है, तो
तो उधर क्या होगा, स्टोरेज में क्या होगा, वो उसको उधर ही रखेगी कि कीपिंग इट इन। अब वो स्टोरेज कितने टाइम के लिए होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो सकती है और सेंसरी मेमोरी भी हो सकती है। ये इन 3 मेमोरी पे डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितने टाइम के लिए हो रही है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, जब आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, स्टोरेज में से उस इन्फॉर्मेशन को बाहर लेके आओगे। गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट फ्रॉम द स्टोरेज इनटू ए फॉर्म दैट इज़ मीनिंगफुल एंड विच कैन बी फर्दर यूज्ड। अब उस इन्फॉर्मेशन को बाहर लेके आना है ताकि वो हमारे यूज़ में आ सके, ठीक है, मीनिंगफुल तरीके लेके आएंगे पर। तो ये था कि आपका प्रोसेस ऑफ मेमोरी, 3 पार्ट्स हैं इसके, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, ठीक है। अब आ गया आपका नेक्स्ट मॉडल है एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल, ठीक है। इसको हम मॉडल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मॉडल ऑफ मेमोरी। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है मॉडल ऑफ मेमोरी। अगर अगर मॉडल ऑफ मेमोरी आपको पूछेंगे तो वो भी एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल ऑफ मेमोरी के बारे में ही पूछ रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये यूनिट बड़ा छोटा है और इजीली आप इसको मतलब लर्न कर सकते हो या कुछ भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और इसके 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब ये 6 या 8 नंबर का यूनिट हमेशा आता है और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ही पढ़ता है, ठीक है। और ये इजी यूनिट है। अगर आपके इसमें से अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये इधर बड़ी इजीली तरीके आपको ये जो 6 या 8 नंबर हैं मिल सकते हैं, ठीक है। उनमें से इसमें से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जितना मैं ये करवा रही हूँ इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। इस अगर आप पुराने 8 या 10 साल के एग्ज़ाम पेपर भी देख लोगे तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आया होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल आ गया, इसको हम मॉडल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इस मॉडल का क्या है, मैंने सीधा फ्लो चार्ट में ही बता दिया है। सबसे पहले क्या आ गया, सेंसरी इनपुट आ गया आपका, ठीक है। सेंसरी इनपुट की वजह से क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी में। कुछ भी बाहर जैसे साउंड, कुछ भी आपकी अटेंशन यही जाती है। सेंसरी मेमोरी आ गई आपकी, इधर आप क्या करते हो, एनकोड करते हो चीज़ों को। ये क्या आ गया, ऑल द इन्फॉर्मेशन गेट लॉस्ट विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में है तो वो 1 या 2 या 3 सेकंड तक ही रहती है। उसके बाद क्या होगी, आपको वो चीज़ भूल जाती है। बस इसकी स्टोरेज इतनी ही होती है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप सिलेक्टिव अटेंशन देंगे किसी चीज़ की तरफ तो वो कहाँ चले जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब देखो, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के लिए क्या चाहिए, सिलेक्टिव अटेंशन। अब इधर क्या होता है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है एटकिंसन शिफरिन के अकॉर्डिंग, अनरिहर्स्ड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट विद इन जस्ट 15 to 30 सेकेंड। जो इन्फॉर्मेशन आपकी 15 to 30 सेकेंड तक रहेगी वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। और विदाउट रिहर्सल 20 सेकेंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी अकॉर्डिंग टू एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। बहुत बार ये सीधा सा ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर 30 सेकेंड के ऊपर या स्टोरेज में रह गई तो वो क्या हो जाएगी, एलटीएम में हम उसको कंसीडर करेंगे। बट अगर वो 30 तक ही रही, 30 सेकेंड तक, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। फिर आ गया आपकी एलटीएम। एलटीएम में कैसे जाएगी, जब आप इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे उसकी हेल्प से वो कहाँ चली जाएगी, एलटीएम में चली जाएगी, ठीक है। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या आ गई आपकी, जो आपके मतलब आप किसी चीज़ को एनकोड करते हैं उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग, ना कि ऐसे ही कि मतलब कुछ तुक्का लगा दिया या कुछ ऐसे चीज़ें रख दी या किसी और तरीके मतलब उसकी साउंड के हिसाब से रिहर्स कर देना उसको, वो नहीं। अगर आप मीनिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो गई आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन को एलटीएम में मेंटेन करके रखना है, मतलब इधर ज़्यादा देर के लिए चाहिए ये, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल की वजह से एलटीएम में आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी इनपुट आ गया, इधर से सेंसरी मेमोरी में हमारी जाएगी इन्फॉर्मेशन एनकोडिंग की हेल्प से, सिलेक्टिव अटेंशन की हेल्प से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, इलेबोरेटिव रिहर्सल की वजह से एलटीएम में जाएगी। और एलटीएम में मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल करना पड़ेगा, जैसे आपको उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपकी रिहर्सल आ गई, जैसे आप अभी आप यही पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अगर आपने एक बार देखा तो वो क्या होगा, एनकोडिंग हुई, एक बार ही सुना, ठीक है, सेंसरी मेमोरी में गई। अगर आप कुछ ज़्यादा अटेंशन देते हो, कहीं नोट वगैरह करते हो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म में, बट इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होगी, जब आप उस इसका मीनिंग समझोगे कि ये कैसे जा रहा है। अगर अभी आपने इसका मीनिंग समझ लिया तो ये आपका अभी इधर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
एलटीएम में तो चले जाएगा, बट अगर आप इसकी रिहर्सल नहीं करोगे, दोबारा इसको रिवाइज नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, भूल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल, बिल्कुल सिंपल सा। अब आ गई आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी टू टाइप्स की है, इकोइक एंड आइकॉनिक। अब देखो इकोइक क्या आ गई, जो हम एयर के थ्रू स्टोर करते हैं, और आइकॉनिक क्या आ गई, आइज के थ्रू। अब देखो इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि ईयर और इकोइक और आइकॉनिक, ठीक है, कि इसको कैसे याद रखना है। अब देखो आइकॉनिक, अब मतलब मैंने ऐसे याद रखा था, तो आइकॉनिक मतलब आइज़ के साथ कर दो इसको, जैसे आइकॉनिक काजल होता है, ठीक है, तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दो, आइकॉनिक मतलब आइज़ के साथ, तो ये कौन सी हो गई, आइज़ वाली। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। और ये कितनी देर के लिए होती है, जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो कितनी देर के लिए होती है, 1 सेकंड के लिए होती है, सेंसरी मेमोरी है ये। और जो ईयर वाली होती है वो 2 to 3 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है। फिर आ गया जॉर्ज स्पेलिंग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था मेमोरी पे, इन्होंने क्या यूज़ की थी, ये दोनों टाइप की मेमोरी यूज़ की थी। इसमें से एक बारी क्वेश्चन आया था कि इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट में कौन सी रिपोर्ट यूज़ की थी, तो इन्होंने पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया था, स्टडी इकोइक मेमोरी, ठीक है, इकोइक मेमोरी को इन्होंने स्टडी किया था, या ईयर की मेमोरी को। अब मैं बताती हूँ कि इनका मतलब वो क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने सबसे पहले एक बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड लिख दिए, जैसे ABCDEFGHIJKL, ठीक है, इस टाइप के इन्होंने कुछ लेटर दिए जो कि स्क्रीन पे लिखे, ठीक है। और एक बच्चे को इन्होंने बोला थोड़ी देर के लिए कि आप इस लेटर को देखो, ठीक है। देखने वाली मेमोरी कौन सी आ गई आपकी, आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। और फिर उस स्क्रीन को उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। फिर उसको पूछा बच्चे को, तो उसको थोड़ी देर के बाद क्या था, उसको इतनी चीज़ें याद नहीं रही थी, ये सारे लेटर याद नहीं थे, ठीक है। बट उन्होंने फिर से क्या किया, दोबारा से उस बच्चे को बिठाया, तो इधर क्या किया, जब ABC बोला ना, तो इसके साथ साउंड को कनेक्ट कर दिया, मतलब उसके ईयर को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो इधर साउंड क्या थी, थोड़ी थी, मतलब धीरे, और ये वाली ज़्यादा ज़ोर से थी, और ये वाली कम थी, ठीक है। इसको एक दो बार बजाया, और फिर उस बच्चे को बोला कि बताओ क्या क्या याद है। जो जो साउंड ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ज़ोर से प्रोड्यूस हो रही थी, बच्चे को वो वाले सेंटेंस याद थे, यानी कि EFGH, ये ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी आवाज़ उसको, तो ये चीज़ें याद थी। तो इधर क्या उन्होंने बोला, देयर वाज ए डिफरेंस टू देयर वाज ए डिफरेंस टू रिटेन ऑल इंफॉर्मेशन इन प्योरली विजुअल फॉर्म। उन्होंने विजुअली फॉर्म एंड ऑडिटरी होल्ड प्रिसाइज डिटेल ऑफ द साउंड। उन्होंने बोला कि ये डिफरेंस होता है कि इन्फॉर्मेशन को, क्या विजुअल इन्फॉर्मेशन को मतलब याद रख पाएँ, बट अगर हम उसके साथ ऑडिटरी भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार वो एग्ज़ाम में पूछ भी चुके हैं, एनटीए वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका, इधर से करती हूँ, ठीक है, ये आ गया चेरी 1953। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसको सिंपल से ऐसे बड़ी बारी पूछ लेते हैं। क्या इफेक्ट, क्या बताया था इन्होंने, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। इसमें क्या है ना, ये सिलेक्टिव अटेंशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। जैसे आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, उधर दे देंगे सेंसरी मेमोरी का और सिलेक्टिव अटेंशन का, इधर आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देंगे, जैसे चैरी का दे दिया, जॉर्ज स्प्रिंगल का दे दिया, एटकिंसन शिफरिन का दे दिया, और इधर उसका मॉडल दे दिया। तो ये मैच में बहुत बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ गया कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। इसमें क्या था, सिलेक्टिवली बीइंग अटेंटिव इवनली व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। मतलब सिलेक्टिवली हम क्या रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, जबकि कॉन्शियसली हम अवेयर नहीं होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या थी ना, कैसा प्रैक्टिकल था ये एक्सपेरिमेंट था, कि जैसे आप अगर आप लगा लो, आप कहीं शादी में गए हो, ठीक है, आप अपने अलग ग्रुप में खड़े हो और आपके बैक साइड पे कोई और ग्रुप है, ठीक है। बट अगर उधर आपका कोई नाम लेता है ना, जैसे आपका नाम है प्रिया, अगर उधर कोई नाम लेता है प्रिया, आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो, बट फिर भी आपको वो नाम सुनाई दे जाता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट इसको बोलते हैं, कि सिलेक्टिव अटेंशन होती है, कॉन्शियसली हम क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, बट फिर भी हमें वो साउंड आ जाती है और हमें लगता है कि हमारा किसी ने नाम लिया, ठीक है। तो ये वो प्रैक्टिकल था, ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझा रही हूँ कि इसमें क्या था, ठीक है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका जॉर्ज मिलर। अब ये क्या थे, अब इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेमोरी में, और इनका आप बहुत ज़्यादा बार पूछ भी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया कैपेसिटी। अब इन्होंने क्या क्या दिया था, कैपेसिटी ऑफ STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ 7 + -2, और ये 7 + -2 को हम मैजिक नंबर 7 भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। यूज़ मेमोरी टेस्ट विच इज़ डिजिट स्पैन टेस्ट इन विच ए सीरीज ऑफ नंबर इज़ रीड
टू सब्जेक्ट इन द एक्सपेरिमेंट आर आस्क्ड टू, इसमें क्या था ना, इन्होंने डिजिट स्पैन टेस्ट भी इन्होंने ही दिया है, और वो किसके ऊपर है, रिकॉल के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या था कि जैसे आपने अगर कोई साइकोलॉजी में मास्टर्स करी होगी तो उसमें आपने किया होगा कि एक प्रैक्टिकल था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो पूरी एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसमें क्या था ना कि आपको सीधे से लेटर बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जो आप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसने आपको वो दोबारा से रिपीट करके बताने होते हैं। कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर हम क्या करते हैं कि लेटर्स के नंबर बढ़ा देते हैं, या नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको रिकॉल करना होता है। तो ये क्या था, डिजिट स्पैन टेस्ट था। ये किसने दिया था, जॉर्ज मिलर ने। और ये किसके लिए दिया था, ताकि हमें पता लगे कि हमारी मेमोरी में स्टोरेज की कितनी पावर है, ठीक है। और इन्होंने चंकिंग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है। विदाउट रिहर्सल वी रिमेंबर 4 + -2 चंक, और विद रिहर्सल कितने, 7 + -2 यानी कि 9, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 + -2 इसलिए है। अब आ गया चंकिंग, क्या हो गया, जब आप ये ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप फ़ोन नंबर लर्न करते हैं तो वो सीधे से पूरा लर्न नहीं होता है, कुछ स्टार्टिंग के रखते हैं, कुछ लास्ट के रखते हैं, फिर वैसे चंक्स बना के हम क्या करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। तो वो किसका कंसेप्ट था, जॉर्ज मिलर का कंसेप्ट था, ठीक है। फिर आ गया सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अब ये क्या ना, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ये टेंडेंसी होती है पर्सन की रिकॉल करना, या तो स्टार्टिंग के आइटम से याद रखनी, या तो लास्ट की। बट जो मिडल की लेटर्स होती हैं या मिडल आइटम्स होती हैं वो हमें सबसे कम याद रहती हैं। अगर आप कुछ फ़ोन नंबर की एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई फ़ोन नंबर बोलेगा, या अगर आप कुछ याद भी करते हैं फ़ोन नंबर, तो आप बोलते हो हाँ स्टार्टिंग से ये था, लास्ट से ये था। तो वो क्या होती है, एक हमारी टेंडेंसी होती है पर्सन की रिकॉल करने की। अगर स्टार्टिंग में भी आप कोई चीज़ देखोगे, या तो स्टार्टिंग के याद रखोगे, या तो लास्ट के, जैसे ये। अब ये क्या होता है, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी में क्या होता है, स्टार्टिंग के याद रहते हैं, रिसेंसी में क्या होता है, लास्ट के। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, हरमन एबिंगॉस ने दिया था ये। और इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व भी हरमन एबिंगॉस ने ही दी थी। भी रुको, इनकी कंट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ इधर ही। जो हरमन एबिंगॉस थे, इन्होंने क्या दिया था, सीरियल पोजीशन इफेक्ट कर्व किसने दी थी, हरमन एबिंगॉस ने, जिसमें क्या था, रिसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट। फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन फॉरगेटिंग, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने किस पे वर्क किया था, फॉरगेटिंग में। और फिर इनके काम को किसने एक्सटेंड किया था, मर्डॉक ने, ठीक है। नॉनसेंस स्लेबलस ये किसने दिए थे, ये भी इन्होंने ही दिए थे। मीनिंगलेस कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सच एज टैग और बॉम्ब, ठीक है, ये इस टाइप का था। अब आप नॉनसेंस स्लेबलेस इनको खुद एक बारी गूगल करके देख लेना, आपको उधर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, ठीक है। लर्निंग कर्व और फॉरगेटिंग कर्व भी किसने दी थी, हरमन एबिंगॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बाद थ्योरेटिकल मॉडल्स आ गए। सबसे पहला मॉडल क्या आ गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या आ गया ना, टॉकिंग अबाउट टॉक अबाउट सीरीज एंड स्टेजेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किसके बारे में बात करता है, सीरीज एंड स्टेजेस के बारे में, ठीक है। अब ये मॉडल क्या बोलता है कि कंप्यूटर एज ए मॉडल फॉर कंप्यूटर एज ए मॉडल फॉर अवर मेमोरी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या ना, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जैसे कंप्यूटर एक मतलब स्टोर करता है चीज़ों को, वैसे ही हमारा ब्रेन है चीज़ों को स्टोर करता है, मतलब एक कुछ लेवल होता है उसका। जैसे मॉडल ऑफ मेमोरी दैट एज्यूम द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेमोरी स्टोरेज इज सिमिलर। मतलब कि जैसे एक इंसान का ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वैसे ही उसने किसके साथ कंपेयर किया, उसको कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया। मतलब स्टेजेस होती हैं, स्टेज वाइज हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सबसे पहले अब 3 स्टेजेस बोली हैं उन्होंने, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर क्वेश्चन आ गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब देखो, स्टिमुलस होगा कुछ भी, सेंसरी मेमोरी होगी। अगर हम इधर सेलेक्टिव अटेंशन नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगी, इधर से ही चीज़ भूल जाएगी। बट सेंस अगर हम सेलेक्टिव अटेंशन पे कर रहे हैं तो उधर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में जाएगी। अगर हम इधर मेंटेनेंस या एलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं कर रहे हैं तो ये इधर से फॉरगेटिंग हो जाएगी। बट अगर ये इधर चली गई, अगर हम इधर एनकोडिंग अच्छे से कर रहे हैं, इलेबोरेटिव रिहर्सल की हेल्प से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एलटीएम हो जाएगी, एलटीएम में चली जाएगी। फिर अगर हम इधर इलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, फॉरगेटिंग। और रिट्राइवल, अगर इधर से हमें बाहर लेके आनी है तो वो क्या होगा, एनकोडिंग। एनकोडिंग नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं रिट्राइव। एनकोड स्टोर करना, रिट्राइव बाहर लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ये कब आया था, 1972। और ये किसने दिया था, क्रैक एंड लॉकहार्ट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस
इसमें से लास्ट 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो 2019 में क्वेश्चन आया मैं आपको बताती हूँ कौन सा आया था। अब देखो मेमोरी, इसमें क्या है ना, इनके अकॉर्डिंग क्या है, मॉडल ऑफ मेमोरी है ये, दैट एज्यूम इंफॉर्मेशन दैट इज़ more deeply processed or processed per meaning rather than sound or any physical characteristics will be remember more efficiently and for long period of time। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है, अगर हमने उसको डीपली प्रोसेस किया हुआ है और उसको हमने मीनिंग के अकॉर्डिंग स्टोर किया है, तो वो ज़्यादा देर के लिए रहती है एज़ कम्पेयर टू कि जैसे हमने पीछे वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि साउंड ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा, मतलब हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, मतलब सेंसरी मेमोरी के थ्रू जो हम चीज़ें याद रखते हैं कि जैसे साउंड ज़्यादा कर दी या देख के जो चीज़ें याद रह रही हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम चीज़ों का मीनिंग समझ के उनको एनकोड करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अब इनके अकॉर्डिंग क्या है ना, अकॉर्डिंग टू दी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी एनी इलेबोरेटिव रिहर्सल इम्प्रूव एलटीएम। अगर किसी एलटीएम को, इनके अकॉर्डिंग क्या, इलेबोरेटिव रिहर्सल ही एलटीएम को क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, ठीक है। अब आ गया, ये किसने दिया था, आइजनक ने दिया था ये कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्या है, 7 लेवल है इसमें। अब क्वेश्चन कहाँ से आया था, यहाँ से आया था कि कौन से लेवल हैं। उन्होंने 4-5 आपको दिए हुए थे ABCD करके, तो आपको सेलेक्ट करके नीचे उसके ऑप्शन दिए थे, ठीक है, उसमें से करने थे। अब ये कौन से आ गए, एर्कोस्टिक, फिनोलॉजी, सिंटैटिक, सिमेंटिक, रेफरल, थीमेटिक एंड फंक्शनल। ये इसके 7 लेवल हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। इसके अंदर का नहीं पढ़ना, मतलब ये याद होने चाहिए कि ये 7 है, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि 4 दे दें नीचे पेयर बना के कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली ऐसे इग्नोर ही करते हैं, बट इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट आ गया PDP मॉडल, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसको कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं और कनेक्शनलिस्ट मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, ए मॉडल ऑफ मेमोरी इन विच मेमोरी प्रोसेस आर proposed to take place at the same time over a large network of neural connection based on neural processing। इनके अकॉर्डिंग क्या है ना, कि हम जब चीज़ों को याद करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो कलेक्शन होती है ना हमारी इंफॉर्मेशन की, मतलब जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच वे साइमल्टेनियसली, मतलब हम जब कुछ भी चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो वो क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक न्यूरॉन एक ही इंफॉर्मेशन को कैच कर रहा है, वो एक प्रोसेस होता है, पूरा इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, और हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक न्यूरॉन बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर रहा होता है, चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा होता है, ठीक है। फिर आ गया आपका एलटीएम क्या आ गया आपका, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये इतना सा चार्ट है, बट इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल मतलब हर साल आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आया ही आया होगा। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है ना, सबसे पहले आ गई एलटीएम आपकी, ये आ गई डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल, 2 टाइप्स ऑफ एलटीएम है, ठीक है। अब आ गया इसमें मेमोरी ऑफ फैक्ट आ जाता है, और इसमें क्या आ जाती है, मेमोरी आपकी जो भी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है, जैसे स्किल्स, हैबिट, कंडीशन टू रिस्पॉन्स, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, आपके मेमोरी ऑफ बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू बिहेवियर, ठीक है। जो भी आपकी स्किल्स, जैसे ड्राइविंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, जो भी स्किल बेस आ गया वो क्या आ गई आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, जहाँ आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, इम्प्लिक्ट होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, ये मेमोरी। अब आ गई डिक्लेरेटिव, इसको हम मेमोरी ऑफ फैक्ट बोलते हैं। ये आ गई एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक में क्या आ गया आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, और सिमेंटिक में क्या आ गया आपकी जीके, करंट अफेयर, फैक्ट वगैरह, ठीक है। ये सारे क्या आ गए आपके सिमेंटिक में आ गए। और ये क्या है, ये कॉन्शियस नॉन वॉलेंट्री होती है, और ये अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं हम इसको, कि अनकॉन्शियस नहीं बोल सकते, मतलब सबकॉन्शियस, जो भी आपकी स्किल्स वगैरह आ गई। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है ना, देखो मैंने कैसे इसको याद रखा था। अब ये बड़ी बारी क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है बंदे को, कि जैसे इम्प्लिक्ट है ये कि एक्सप्लिक्ट है ये, कन्फ्यूज़न है ना। तो इसके लिए क्या याद रखा था ना, कॉन्शियस, डिक्लेरेटिव एंड एक्सप्लिक्ट, CDE एक सीरीज में चल रहे हैं ना, ये निमोनिक्स होते हैं, मतलब कुछ अनकोडिंग करके आप चीज़ों को याद रखना, जैसे CDE। तो ये किसके लिए आ गया आपका, डिक्लेरेटिव के लिए, कॉन्शियस, डिक्लेरेटिव, एक्सप्लिक्ट। और ये इम्प्लिक्ट है तो आई दोनों, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो आप कुछ भी कोडिंग यूज़ कर सकते हो लर्न करने के लिए, बट ये मैंने अपने टाइम की थी। अब आ गई इलेबोरेटिव रिहर्सल। ये हमने अभी पढ़ा कि
अगर हम मीनिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम साउंड या उसका ऐसे कुछ और तरीके से उसको याद रखते हैं, ठीक है। ये एलैबोरेटिव रिहर्सल आ गई। उसके बाद आ गया आपका रिट्राइवल ऑफ एलटीएम। अब रिट्राइवल मतलब जब हमने उस चीज़ को यूज़ करना होता है, स्टोरेज से बाहर लेके आना होता है, वो क्या आ गया आपका रिट्राइवल आ गया। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जब हम रिट्राइवल कहाँ से होता है, एलटीएम में से जब हम वर्किंग मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल। अब ये मतलब क्या क्या इसके वो हैं, टाइप्स हैं कि कैसे कैसे हम रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइवल क्यू, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी और निमोनिक्स, ठीक है। रिट्राइवल क्यू क्या आगे ना, स्टिमुलस फॉर रिमेंबरिंग। और रिट्राइवल मतलब कुछ स्टिमुलस जो हम याद करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या आ गया आपके रिट्राइवल क्यू आ जाते हैं। जैसे कि हेल्प यू टू असेस मेमोरी स्टोर्ड इन एलटीएम, ब्रिंग दैम योर कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। ये आ गया क्यू मतलब कुछ हिंट, ठीक है। याद करने के लिए जो आप कुछ हिंट रखते हो वो क्या आ गया आपके रिट्राइवल क्यू आ जाते हैं। और आ गया आपका अब क्या, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या होती है, जब फिजिकल सराउंडिंग व्हेन द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड मेमोरी एट दैट टाइम रिट्राइवल इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज। मतलब जब आपने स्टार्टिंग में उस मेमोरी को फॉर्म किया था, जिस फिजिकल कंडीशन में फॉर्म किया था, जिस सराउंडिंग में फॉर्म किया था, अगर आपको दोबारा से वो सराउंडिंग और वो चीज़ दी जाए तो उस चीज़ को याद करने के जो चांसेस हैं, रिट्राइव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल सराउंडिंग एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। निमोनिक्स क्या होती है, ये एक टेक्निक है इम्प्रूव करने की मेमोरी को। इसमें हम क्या करते हैं, इट कैन बी साउंड हो सकती है, कुछ वर्ड्स हो जाते हैं, फिर फ्रेजेस हो सकते हैं। द मोर क्यू स्टोर विद द इंफॉर्मेशन बेटर द रिकॉल। जितने ज़्यादा क्यूज़ के साथ हम चीज़ों को स्टोर करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होगी, रिट्राइव होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये भी निमोनिक्स था कि इकोइक मेमोरी को हमने आइकॉनिक काजल के साथ यूज़ किया। इकोइक आ गया आपका ईयर, आइकॉनिक थी एक, आइकॉनिक मतलब आइकॉनिक काजल जो कि हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके के हिंट। जैसे ये हमने इधर यूज़ किया CDE, ये क्या है, निमोनिक्स आपके, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ये भी पढ़ा। अब देखो जो रिट्राइवल है ना, एक्सप्लिट मेमोरी, इसमें क्या आता है, रिकॉल टेस्ट भी किसमें आता है, कॉन्शियस लेवल पे है, और रिकॉग्नाइजेशन टास्क। अब रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत बार इधर कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब इसके मैच द फॉलोइंग आते हैं तो हम उधर मैच नहीं कर पाते हैं। अब रिकॉल क्या होता है ना, रिकॉल में क्या है कि आपको अभी कुछ वर्ड देंगे और आपको अभी फिर से बोलेंगे उसको रिकॉल करो, ठीक है। रिकॉग्नाइज में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि इस चीज़ को हमने पहले रिकॉग्नाइज, हम उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसको हमने पहले से पास्ट में देखा हो और अभी हम उसको यूज़ करने के लिए रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। वो आपकी रिकॉग्नाइजेशन आ गई। जैसे कि आपने किसी इंसान को देखा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई आपका फ्रेंड है या आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, आपने उसको 1 महीने पहले देखा, फिर आप कहीं पार्टी में मिले तो आप उधर रिकॉग्नाइज करोगे मैंने इसको कहाँ देखा है, वो रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है। रिकॉल क्या हो गया कि हमने अभी आपको कुछ लिस्ट वगैरह दी वर्ड की और हम आपको अभी बोल रहे हैं कि अभी इस चीज़ को रिपीट करो, वो क्या आपका रिकॉल आ गया, ठीक है। और रिट्राइवल फेलियर क्या है, टिप ऑफ टंग हम इसको बोलते हैं, और एक इसने दिया था ब्राउन एंड MC नील ने ये कंसेप्ट दिया था। अब रिट्राइवल फेलियर में क्या होता है, बहुत बार आपको कुछ चीज़ याद होती है बट आप बोल नहीं पाते हो, आपको लगता है बस मुझे याद है, प्लीज़ 1 मिनट रुक लो मैं बोल लूँगा, मतलब इस टाइप का कुछ। उधर क्या होता है कि वो स्टोरेज हुई होती है बट इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुई होती है कि आप उसको बाहर लेके आ सको, और वो थोड़ी देर के बाद फिर याद भी आ जाती है। तो ये क्या आ गया आपको, टिप ऑफ टंग हम इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एंड MC नील ने दी है, ठीक है। फॉरगेटिंग आ गई। फॉरगेटिंग क्या आ गया, जब आप उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हो, वो रिट्राइव नहीं हो पा रही है, तो वो क्यों नहीं हो पा रही है रिट्राइव, या तो एनकोडिंग फेलियर है, या तो मेमोरी ट्रेस, डिके एंड डिसयूज, ये 4 रीज़न है कि फॉरगेटिंग होती है, ठीक है। एनकोडिंग फेलियर क्या आ गई कि आप लोगों ने जब उस चीज़ को एनकोड किया था तो तब अच्छे से नहीं किया था। अब जैसे हम बड़ी बारी बोलते हैं कि हम पेपर में कुछ मतलब कर रहे होते हैं, ठीक है। उधर हमें लगता है कि इस चीज़ को हमने अभी तो पढ़ा क्लास के बाहर, हम अभी तो पढ़ के आए, बट हमें अभी याद क्यों नहीं आ रही वो चीज़, बड़ी बारी ऐसे हो जाता है। तो वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी रिहर्सल नहीं हुई होती है, कुछ ट्रेसेस नहीं बने हुए होते हैं मेमोरी के, जिसकी वजह से क्या होता है, एनकोडिंग ही सही नहीं हुई होती है। तो ये क्या हो गया, एनकोडिंग फेलियर। अगर एनकोडिंग सही नहीं हुई है तो फॉरगेटिंग ऑब्वियसली होगी। फिर आगे मेमोरी ट्रेस। मेमोरी ट्रेस को हम एनग्राम भी बोलते हैं, एनग्राम का भी आ जाता है, ठीक है, बहुत बार।
और मेमोरी ट्रेस क्या आगे, मेमोरी ट्रेस को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम बड़ी वाली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वो क्या होती है, एक पाथ जैसे बन जाता है, ठीक है, हमारे दिमाग में। तो वो हमें जब यूज़ करना होता है बड़े अच्छे से याद है। इसको आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे अगर मतलब कहीं गार्डन में बड़ा सारा घास लगा है, ठीक है, उधर क्या, अगर आप एक ही जगह से बार बार रोज़ 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 चल रहे हो, तो उधर क्या होगा ना, उस जगह घास ही नहीं आएगा, उधर से क्या हो जाएगा, एक ट्रेस जैसे बन जाएंगे। तो वैसे ही हमारे मेमोरी के ट्रेस होते हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा दोबारा उस चीज़ को रिहर्सल करेंगे तो वो ट्रेस क्या होंगे, परमानेंट होते जाएंगे। बट अगर आप उस घास पे नहीं चलोगे, एक दो बारी चलोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ ट्रेसेस थे और कहाँ से रास्ता था, कहाँ से नहीं था। तो बस मेमोरी का भी सेम वैसा ही कंसेप्ट है। ये मैंने ऐसे याद रखने के लिए चीज़ें रखी थी, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप कुछ और तरीके से भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। फिर आ गया डिके। डिके क्या होता है ना, जब हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, टू बिकम वीकर एंड लेस लेस पावरफुल। अगर हम उनको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ें वीक होती जाएंगी, लेस पावरफुल होती जाएंगी, और स्लोली क्या होगा, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो क्या आ गया आपका डिके। डिसयूज़ क्या आ गया, कि जब आपको, आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो वो क्या आ गया आपका डिसयूज़। अब डिसयूज़ देखो, जैसे क्या हो गया, आपकी कोई 10th क्लास की कोई थ्योरी आ गई, ठीक है, डिके कैसे होगी वो, अब आप उसको रिहर्सल ही नहीं कर रहे हो उसकी, तो वो क्या होगी, यूज़ में ही नहीं आ रही, तो लेस पावरफुल हो गई वो, स्लोली स्लोली क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो क्या हो गया आपका डिके। डिसयूज़ क्या हो गया कि जैसे अगर आप किसी और पेपर के लिए भी इस समय प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, बट अब आप नेट के लिए ही पढ़ने लगे और उस चीज़ को आपने रिवाइज़ करना ही बंद कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगी, रिट्राइव होने में, जब आपको रिट्राइव करोगे तो नहीं याद आएगा। तब आपको लगेगा कि एक टाइम पे मैंने इसको बड़े अच्छे से पढ़ा था, बट अभी मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही। तो ये सारे क्या हैं, फॉरगेटिंग के कंसेप्ट हैं। अब आ गया इंटरफेरेंस। अब देखो, फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ सम मेमोरीज इंटरफेयर विद अदर्स। अब फॉरगेटिंग क्यों होती है, इंटरफेरेंस की वजह से फॉरगेटिंग होती है। और सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग के चांस कहाँ होते हैं, जहाँ दो स्टिमुलस एक जैसे होते हैं, वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं फॉरगेटिंग के, ठीक है। अब आ गया, ये टू टाइप्स का। अब इसमें से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रोएक्टिव में क्या आ जाएगा, जब ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर किसके साथ करेगी, आपकी एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू मेमोरी। अब ओल्ड मेमोरी की वजह से जब आपको नई चीज़ याद नहीं रहेगी, वो आ गया आपका प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव क्या आ गया, न्यू मेमोरी इंटरफेयर करेगी पुरानी को याद करने के लिए, ठीक है। अब मैं इधर एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि आपने जब स्टैट पढ़ा था, ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसकी वजह से वो चीज़ याद नहीं आ रही होगी कि आपने कौन से कोरिलेशन में कितने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो इसकी वजह से वो याद नहीं आ रहा, वो क्या आ गया आपका रेट्रो, ठीक है। वो याद नहीं आ रहा ना इसकी वजह से, मतलब पुराना याद नहीं आ रहा, तो वो आ गया रेट्रो। और प्रोएक्टिव क्या आ गया, अगर आपके वो कंसेप्ट, अगर आप, फिर कुछ बच्चे ये करेंगे कि हाँ मैंने टोटली क्या पढ़ा, तो अगर उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा, तो अगर उस मेमोरी की वजह से ये वाला लर्न नहीं होगा, ये क्या हो गया आपका प्रोएक्टिव हो गया। अब मैं इसको याद करने की एक ट्रिक देती हूँ। प्रो मतलब मैंने ऐसे कनेक्ट किया था, आप भी कर सकते हो। प्रोएक्टिव हो गया, प्रो मतलब पुराना, तो पुराने की वजह से पी याद करके याद रख लिया मैंने। प्रो मतलब ओल्ड की वजह से, ओल्ड इंटरफेयर कर रहा है, मतलब पुराना इंटरफेयर कर रहा है। रेट्रो क्या होता है, पुराना ही होता है, तो पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही, किसकी वजह से, नई की वजह से, ठीक है। नहीं तो इसका पेपर में बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका, अब ये आ गया आपके एमनीशिया। ये क्या आ गया, लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम एलटीएम ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज। जब ऑर्गेनिक कॉज की वजह से आपकी एलटीएम में मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनीशिया। अब ये टू टाइप्स के हैं, रेट्रोग्रेड और इंटेरोग्रेड। रेट्रोग्रेड, अब देखो ये गेट में क्वेश्चन आया था। रेट्रोग्रेड क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है। और इधर क्या होता है, फुल रिकवरी के चांसेस होते हैं। और ये जो इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी होती है एक्सीडेंट से पहले की या ट्रॉमा के पहले की, वो क्या हो जाती है, आपकी लॉस हो जाती है। बट जो बाहर की बाद में जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो बनती रहती है। और इंटेरोग्रेट एमनीशिया में क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग एनीथिंग न्यू एंड दस नॉट एबल टू मेक न्यू मेमोरीज। नई मेमोरीज नहीं बना सकते हैं हम। इनेबल टू स्टोर एलटीएम, और एलटीएम में स्टोर नहीं कर सकते, नई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बन रही है, तो एलटीएम में स्टोर होने की बात ही नहीं आती है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट
कंसेप्ट क्या, डेफिनेशन ही लगा लो जो कि पेपर में पूछी गई हैं और ये मैंने इधर कंक्लूड किए हैं। सबसे पहले आ गई मेमोरी कंसोलिडिफिकेशन। ये क्या होती है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सो दैट इट बिकम एलटीएम। अगर हम शॉर्ट टर्म से एलटीएम में लेके जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कंसोलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। मोटिवेशन फॉरगेटिंग क्या होती है कि जब हम जान के एंग्जाइटी की वजह से उस चीज़ को याद नहीं करते और चीज़ों को भूलते हैं, और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है आपका। रिप्रेशन, रिप्रेशन में क्या यूज़ होता है, मोटिवेशन फॉरगेटिंग। मेथड ऑफ लोकी क्या हो गया, लोकी का मतलब क्या होता है, प्लेस। ए निमोनिक टेक्निक एग्जाम्पलिंग इमेजिनिंग ए प्लेस सच एज ए बिल्डिंग और रूम। जैसे हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, हाँ ऐसे एक बिल्डिंग होगी, मतलब हम सोच लो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ये हम घर बना रहे हैं, ठीक है, ये हम घर बनाएंगे, इधर हमारी लॉबी आएगी, इधर हम ये वाली चेयर रखेंगे, इधर किचन का रखेंगे। तो ये क्या है, ये जो भी आपकी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये क्या मेथड ऑफ लोग की, जहाँ की कि आप प्लेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये निमोनिक टेक्निक है। नंबर एंड लेटर पैक सिस्टम, ये भी निमोनिक टेक्निक है। एक बारी क्वेश्चन आया था, बहुत सारी टेक्निक्स दी थी और पूछा था कि कौन कौन सी निमोनिक टेक्निक है। तो निमोनिक टेक्निक खुद से भी सर्च करके और भी देख लेना जो जो होंगी, ठीक है। अब इधर क्या आ गया, इन विच टू बी रिमेंबर आइटम। इधर क्या करते हैं ना, हम नंबर और लेटर को कनेक्ट करके याद रखते हैं, जैसे 1 इज़ बन, 2 इज़ शू, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर एंड लेटर पैक सिस्टम। रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी, मैंने अभी आपको बताया एक्सप्लिक्ट मेमोरी होती है, जहाँ हमने पहले की देखी हुई चीज़ को दोबारा से रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, इधर हम क्या करते हैं, स्टोरेज मेमोरी जो होती है उसको हम मॉडिफाई करते हैं जब हम उसको रिट्राइव करते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट। अब आ गया सिनाइल डेमेंशिया, ये मेमोरी में ही आता है, मैंने तभी इसमें कंसेप्ट डाले हैं। ये क्या होता है, स्टेट दैट अकर ड्यू टू ब्रेन डिजीज इन एल्डर पर्सन, ठीक है, करेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी इन मेमोरी, अटेंशन, जजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ये किन में होता है, मेन एल्डर पर्सन में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब डिसऑर्डर में मेमोरी लॉस होती है, अटेंशन कम हो जाती है, जजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट क्या हो जाते हैं उनके, धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सम टाइम बाय डिल्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन इन द टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब आ गया रेट्रोग्रेड एमनीशिया, ये हमने पढ़ लिया। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या हो गई ना, कि जैसे जो चीज़ आपने एक स्टेट में लर्न की है, स्टेट ये नहीं कि कंट्री और स्टेट वाली, ये स्टेट आ गई आपकी, जैसे कि अंडर अगर आपने कुछ वन ड्रग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, जिन्होंने अल्कोहल लेके कुछ चीज़ें मतलब वो वाली मेमोरी बनाई होती है, दोबारा उनको वो चीज़ याद नहीं आती है, जब वो दोबारा से पीते हैं तो दोबारा से उनको वो वाली चीज़ें याद आने लगती हैं, वो क्या हो गई, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। टिप ऑफ टंग, ये हमने अभी पढ़ा। अच्छा, ट्रांस ट्रांसिएंट, सॉरी मेरी इसमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, ग्लोबल एमनीशिया। इसमें क्या होता है ना कि हमें, एक था हमारा रेट्रोग्रेड एंटेरोग्रेड और एक ये, इनमें वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हमें एक्सीडेंट के पहले वाली चीज़ें भी नहीं याद आती हैं और उसके बाद हमारी न्यू मेमोरी भी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब हरमन एबिंगोस, इसका हमने पढ़ लिया। अब फ्रेडरिक चार्ल्स बैटलेट, इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये क्या थे, फर्स्ट प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, और इनकी ये कंट्रीब्यूशन देख लो। इन्होंने रिमेंबरिंग बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी स्कीमा किसने दिया है, इन्होंने ही दिया है सबसे पहले, ठीक है। ये सारा आ गया। अब ड्यूअल कोडिंग थ्योरी आ गई। अब देखो ड्यूअल से ही समझ आ रहा है कि दो वर्ड हैं कुछ। थ्योरी ऑफ कॉग्निशन अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन इन सेपरेट। ये क्या है, एक कॉग्निशन, थ्योरी ऑफ कॉग्निशन है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ह्यूमन क्या करता है, प्रोसेस करता है और रिप्रेजेंट करता है वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेपरेटली। बट इसमें क्या है, सेपरेट तो होते हैं बट रिलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ जो वर्बल चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रिगर करती हैं नॉन वर्बल चीज़ों को, ठीक है। अब आ गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं जो जिनको पूछते हैं। यूनिलेटरल विजुअल निग्लेक्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इग्नोरिंग वन हाफ ऑफ, हमें आधी चीज़ को दिखती है और आधी चीज़ इग्नोर हो जाती है। एग्नोसिया क्या आ गया, फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। एनोसोग्नोशिया, इम्पेयरमेंट इन रियलिस्टिक सेल्फ अप्रेजल। सॉरी इसकी मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाती है, देख लो इसको एक बार। और अगर आप ये सब अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसके बाद मैंने ये दो एमसीक्यू करे हैं, जिसको ये आते होंगे वो कमेंट करके बता सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रपोज दैट देयर आर 3 काइंड ऑफ एलटीएम। कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया था कि जो एलटीएम है वो 3 टाइप्स की है, एपिसोडिक, सिमेंटिक एंड प्रोसीजरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर पता होगा तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। हु यूज़ द टर्म स्कीमा फर्स्ट टाइम, ये मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। चलो ठीक है, इधर हमारा मेमोरी का ख़त्म हो जाता है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर इस यूनिट के रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कंसेप्ट मेरे से छूट गया तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं वो कवर करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।